औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद FM 93 के स्टूडियो से हफ्तावार अदबी प्रोग्राम तख्लीक लेकर आपका मेज़बान प्रोफेसर रियाज अहमद कादरी हाज़िर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिएगा। प्रोड्यूसर हैं इमरान हसन। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इस प्रोग्राम में हम ऐसी शख्सियात का इंटरव्यू पेश करते हैं जो शेर व अदब, इल्म व फन, तहकीक और तनकीद और तख्लीक और अशात से वाबस्ता हैं और उनका वजूद अदब के लिए किसी भी नेमत गैर मुतरकबा से कम नहीं। आज हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर इजहार अहमद गुलजार तशरीफ फरमा हैं, जो कि फैसलाबाद में एक लिविंग लेजेंड की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपको इस प्रोग्राम में तख्लीक में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद के मुंतज़मीन, प्रोड्यूसर और मेज़बान प्रोफेसर रियाज अहमद कादरी साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे अपने इस प्रोग्राम में शमूलियत के लिए दावत दी। आप सबका बहुत शुक्रिया जी सर, आप सबसे पहले अपने बचपन के हालात के बारे में बताइए कि आपने कहाँ आँख खोली और किस सान में? जी, मेरा जो ताल्लुक है जी, मैं एक देहाती शख्स हूँ जिसका ताल्लुक जिला फैसलाबाद के एक दूर अफ्तादा गांव है। यहाँ से फैसलाबाद से 25 किलोमीटर की मसाफत पर एक कस्बा आता है डिचकोट। तो डिचकोट से आगे 5 या 6 किलोमीटर का मजीद सफर है, जो मेरा गांव जिसको कहते हैं तो चक नंबर 87 GB गाबे बोगेरा ब्रांच से मुंसलिक है। उर्फ आम में इसको बाबे दी बेर कहते हैं, लेकिन रिकॉर्ड में इसका नाम रॉबर्ट आबाद है, जो शायद सरकारी कागजात में ही लिखा हुआ है, लेकिन लोग इसको बाबे दी बेर के नाम से ही पहचानते हैं और इसको आम रोजमर्रा में बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, वहां कौन सी तारीख थी, कौन सा साल, कौन सा महीना? ये जी 15 जुलाई 1966 को मैंने चक नंबर 87 बाबे दी बेर बरा डिचकोट में अपनी आंख खोली। तो वहीं से मैंने फिर अपना जो हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल है, उसमें मैंने अपनी जो प्राइमरी तक तालीम हासिल की। तो उसके बाद फिर मैंने अपना जो हमारे गांव में जो गुजारा, उस वक्त स्कूल नहीं था कोई हाई या मिडिल, तो फिर मिडिल स्कूल में मुझे मेरे वालिद ग्रामी राणा मोहम्मद गुलजार खां रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मुझे साथ ही एक 3 किलोमीटर के मसाफत पर एक गाँव है, बहुत कदीम गाँव और बड़ा गाँव है, वहाँ चक नंबर 258 RB रेबे लम्मा पेंड, वहां से मैंने अपना मिडिल का इम्तहान जो है वहां से मैंने पास किया। इस तरह वो दौर जो था, मैंने यानी कि ये कह लें कि 9th का कुछ हिस्सा मैंने फिर बिजकोट में भी पढ़ा। और फिर उस वक्त हमारे गांव में लाइट बिल्कुल नहीं होती थी, कच्ची सड़कें थी और कोई भी ऐसी बुनियादी सहूलतें नहीं थी। मैट्रिक का इम्तहान कहाँ से पास किया? मैट्रिक का इम्तहान के लिए मेरे वालिद ग्रामी मुझे, जब मैं कुछ अरसा, उन्होंने मुझे कुछ माह जो मैट्रिक मिडिल का इम्तहान दिया, तो उन्होंने मुझे डिचकोट के हाई स्कूल में बैठा दिया। रोजाना मैं जाता था, बाइसिकल पे आता था। मेरे वालिद साहब ने जब देखा कि ये इसके बस की बात नहीं है, गर्मी बड़ी होती है, ये मेरी सूरत हाल को एक दफा उन्होंने खुद देखा है, वो जा रहे थे शहर से, तो मेरा बाइसिकल पंक्चर था, तो मेरे वालिद साहब को बड़ा तरस आया और मैंने उनको देखकर दूर से अपना बाइसिकल, वहीं पे एक गाँव आता है रास्ते में जिसको रूरा कहते हैं, 88 गाँव है हमारे गाँव से पहले, जब मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब आ रहे हैं, तो मैंने उनको देखकर अपना बाइसिकल जो था, जिसको मैं पैदल लेकर जा रहा था पंक्चर की वजह से, मैंने दूर फेंक दिया और दारो कतार होना शुरू कर दिया। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि मेरे वाला बाइसिकल लेकर आप घर जाएं और मैं इसको पंक्चर लगवा कर आता हूँ। तो फिर उस हालात में मेरे वालिद साहब ने ये मुसम्मम इरादा कर लिया कि मैंने अब तो ये स्कूल में नहीं पढ़ाना। मेरे घर वाले तो गाँव में ही थे, लेकिन मेरे वालिद साहब अपने साथ शहर फैसलाबाद में मुझे साथ ले आए, क्योंकि हमारा इधर ही मकान था, वालिद साहब अकेले रहते थे, तो वो मेरे साथ ही मुझे अपने साथ ले आए और आकर मुझे इस्लामिया हाई स्कूल जिनाह कॉलोनी में दाखिल करवा दिया। और फिर हम दोनों बाप बेटा बाहर होटल से रोटी खाते थे, बाहर धोबी से हमारे कपड़े धुलते थे और वहीं पर हमारा सारा कपड़े का मामला, मेरे वाले साहब वैसे ही कॉटन जो थी वो मलेशिया का कपड़ा सूट पहनते थे, उनके धोबियों से वैसे बड़े मरासम थे,
रोजाना की बुनियाद पर वो जो सरकारी ड्यूटी थी उनकी, और मलेशिया जो होता है कपड़ा वो पहनते थे, तो वो इस तरह उन्होंने मुझे भी वहां पर मेरे भी कपड़े लगा दिए, बाहर होटल वाले को कह दिया। इस तरह फिर मैंने अपने वालिद साहब के साथ दोनों यार दोस्त बन के एक ही कमरे में रहना शुरू कर दिया। फिर मेरे वालिद साहब ने फिर, हाँ, मेरे साथ ही मेरे एक हमसाए थे, हमसाए हैं शेख तालिब हुसैन साहब, उनके एक अजीज थे मास्टर फैल मोहम्मद साहब, उनकी यानी कि ताया की बेटी जो थी उनके, और उनकी घर वाली थी, तो यानी उनकी बहन कह लें कि मास्टर फैल साहब के घर थी। तो उन्होंने कहा मास्टर साहब ये इस्लामिया स्कूल जाता, आप निगरानी में ले जाए। मास्टर फैल मोहम्मद साहब रोजाना की बुनियाद पर वहां दुकान पे आते थे उनकी, तो उन्होंने कहा अच्छा अभी, क्योंकि मैंने वाले साहब ने उनके पास ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो मुझे फिर मास्टर फैल मोहम्मद साहब अपने साथ एमसी हाई स्कूल कोतवाली रोड में ले गए। उस वक्त वहाँ हेडमास्टर थे अलहाज सफदर अली मलक। तो वाटर फैल मोहम्मद साहब से मुझे इस तरह, मतलब बड़े बुजुर्गों की तरह उसने मुझे अपने करीब रखा, तो मैं समझता हूँ कि मैं उनके घर का एक मेंबर बन गया। इस तरह जब भी उनके घर ट्यूशन पढ़नी, तो कोई भी काम कहना तो उन्होंने मुझे कहना इजहार जाके अंदर से आपा से लेके आओ फलां चीज, जाके फलां चीज लेकर, जी नहीं उनके घर का इसलिए फर्क था कि वो तालिब साहब मेरे हमसाए थे, मेरे तलक बहुत ही प्यार भाइयों की तरह था, तो वो मुझे भी अपने बच्चों की तरह, उनके सैफ था उनका बेटा, वो अभी मिलता है कभी कभार, एक बेटा बहुत होगा जुबैर, तो उस तरह ही मेरे साथ मास्टर फैल मोहम्मद साहब प्यार करते थे। फिर ऐसा हुआ कि रिटायरमेंट के बाद वो 6 साल कौमे में रहे मसलसल। मास्टर फैल मोहम्मद साहब जी। मैथमेटिक्स के बहुत स्पेशलिस्ट थे, मैथ के, तो वहीं से फिर मैंने मैट्रिक का इम्तहान एमसी हाई स्कूल कोतवाली रोड से पास। आप कितने बहन भाई हैं? हम जी अल्हम्दुलिल्लाह जी 4 भाई हैं बशमूल मैं अपने आप को, और 2 बहनें हैं। बहनों में जो मेरी मुझसे एक बहन बड़ी है, बाकी सब मुझसे छोटे हैं। बाकी भाई क्या करते हैं? मेरे जी छोटे भाई जो हैं, एक मेरा जो मुझसे छोटी बहन है, उससे आगे जो भाई है मेरा, वो इसका है फोरमैन, जनरेटर जो हैवी जनरेटर का वो है, बड़ा मैकेनिक। वो एक अरसा दराज हो गया उसी से मुंसलिक है, लाहौर में एक बड़ी फर्म है, वहीं पे जॉब करता है अपनी, जनरेटर हैवी जनरेटर का फोरमैन। दूसरे भाई? दूसरे मेरा उससे छोटा भाई जो है, वो है, उसका नाम है मोहम्मद अमजद गुलजार। ये जी अपना ही काम करता है जाती तौर पर, ये दुबई में होता है एक अरसे से, और वहीं पर अपना कोई कारोबार उसने चलाया हुआ है। तो मुख्तलिफ किस्म का वहाँ पर फेस्टिवल लगते हैं, वो नमैशें भी लगाता है वहाँ पर, और भी दीगर अपने काम कार करता है, और अपने तो अच्छा सेट है वहाँ पर। तो उससे छोटा जो है वो मोहम्मद आमिर गुलजार है। वो एक अरसा से पहले दुबई में रहा, फिर सऊदीया चला गया, पेशे के लिहाज से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और फिर अब वो उसने उधर अपनी फर्म बनाई थी सऊदी अरेबिया में। अब वहां से वो मुस्तकिल अपनी सोनत जो है वो लेकर यूके चला गया है, वहां यूनाइटेड किंगडम में वहीं उन्होंने अपनी फर्म बनाई हुई है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के हवाले से, और वहीं वो अपने बच्चों के साथ मुस्तकिल तौर पर उधर ही रहती है। इसके बाद आपने मैट्रिक के बाद एफए का इम्तहान कहाँ से पास जी किया? मैंने जी फिर मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज धोबी घाट यहाँ पे दाखिला ले लिया। तो दाखिला जब मैंने लिया, तो यहाँ से फिर मैंने 1985 में मैंने इंटर का इम्तहान एफए का? एफए का पास किया। फिर उसके बाद ये भी इधर से नहीं जी, फिर बीए के बाद मैं थोड़ा सा मेरे वक्फा आ गया। मेरे वालिद साहब चूंकि मरीज से, ये पल्मोनरी जो उनको इन्फेक्शन होती थी सांस की, अस्थमा के पेशेंट थे जी। दिन रात की मेहनत करने से जीटीएस में वो बतौर बस कंडक्टर अपना काम करते थे। जी जी। तो इतनी सख्त और टफ लाइफ गुजारते हुए उनको इस तरह के अमराज ने घेर लिया था, सांस की बीमारी, चेस्ट इन्फेक्शन। तो जब वो लोग डॉक्टरों के पास जाते थे तो उन्होंने कहा कि जी, जब देखते थे लोगों का मेडिकल स्टोर चलते हुए या लोगों की प्रैक्टिस लोगों की, तो उन्होंने कहा यार मेरा बेटा डॉक्टर तो नहीं बन सका, तो मैं इसको फार्मेसी का कोर्स करवाता हूँ। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे 3rd ईयर में मैंने दाखिला लिया था, 430 रुपए मैंने फीस जमा करवाई थी, अभी तक मुझे याद है। तो वालिद साहब ने 2 माह ही गुजरे थे, कहा इसको छोड़ दें, तेरा दाखिला हो गया जी डीएचके हॉस्पिटल फैसलाबाद। तो मेरे वालिद साहब ने, जिसको फार्मेसी टेक्नीशियन कहते हैं आजकल, वो उसमें मुझे दाखिला दिलवा दिया। तो फार्मेसी का 1 साल का मैंने कोर्स जो है पहले ही साल मुकम्मल कर लिया। उसके बाद मैं फिर फारिग था। फिर मैं वालिद साहब को कहा, उन्होंने कहा आप फिर कॉलेज में चले जाए। मैं कहा मैं कैसे चले जाऊं? तो फिर मैंने अपने किसी दोस्तों के जरिए, जो मैं आप भी कई जगह उनका नाम लेता हूं, अल्लाह रखा मेरा दोस्त था, मेरे मोहल्लेदार था, उधर वो नायब कासिद था स्टाफ रूम का।
तो उसने मुझे कुछ चंद प्रोफेसरों को कहकर वहाँ प्राइवेट तौर पर 4th ईयर में मुझे बिठा दिया गवर्नमेंट कॉलेज धोबी घाट में, बतौर प्राइवेट कैंडिडेट के मैं क्लासेस लेता रहा जी। तो वहीं पर भी मैंने अपनी क्लासों का जो है पीरियड लिए, और अल्लाह के फजल करम से मैंने जो लोग रेगुलर मेरे साथ जिनको मैं छोड़ के गया था उनके साथ ही मैंने फिर अपना जो कोर्स है वो मुकम्मल किया। 1987 में मैंने ग्रेजुएशन कर लिया उन्हीं लोगों के साथ जिनको मैं छोड़कर फार्मेसी का कोर्स करने के लिए गया था। जी, इसके बाद आपने फिर बीए का इम्तिहान भी पास किया? बीए का इम्तिहान पास कर लिया तो वहां फिर मैं एक हल्का सा वक्फा लिया, तो फिर मैंने एमए पंजाबी 1990 में पहली पोजीशन में पास कर लिया। वाह वाह। पंजाबी जुबान से मेरा लगाव था, मेरे वाले साहब को बड़ा लगाव था, इधर कोई ना कोई किताब उनके पास होती थी पंजाबी की हमेशा ही। तो इस तरह से मेरे ताया जी थे नूर मोहम्मद नूर कपूरथलवी, उनको देखते हुए उनकी शायरी सुनना, जब हम उनके पास अलजबरे के सवाल पढ़ते थे घर जाकर तो वो उनका लाजमी होता था कोई खासा कि ये मेरी भी नज़म एक सुननी है आपने, उस नज़म की तशरीह भी करनी है आपने। तो हम और दूसरे मेरे साथ कज़न भी होते थे, लेकिन वो ये है कि वो हमें उनकी नज़म सुनकर उसकी तशरीह करनी पड़ती थी। हाँ जी हाँ। तो इस तरह फिर मैंने ये पंजाबी की तरफ मेरी रग़बत बढ़ती चली गई जी। और पंजाबी जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में जब मैंने दाखिला लिया ग्रेजुएशन में या इंटर में, तो वहां मुझे उस्ताद मिले प्रोफेसर शौकत अली कमर जो बाद में डॉक्टर बने। इसी तरह एक और उस्ताद आए जो स्पोर्ट्स से मुतल्लिका थे, तो डॉक्टर शौकत अली कमर जो थे उनको लेकर हमारी क्लास में आए और हमें आकर तारफ कराया कि ये जनाब स्पोर्ट्स मैन थे, अब ये लेक्चरर पंजाबी मुंतखब हो गए हैं। उनका नाम था प्रोफेसर गुलाम रसूल शौक। तो गुलाम रसूल शौक साहब पहले सारी जिंदगी खेलों से वाबस्ता रहे, तो फिर बाद में उन्होंने पंजाबी पढ़ाया। पंजाबी की किताबें उनकी पहले भी छप चुकी थी, जिन्हें मैं गर्दा बुआ उनकी बहुत मशहूर शेरी मजमुआ है। तो इस तरह इन दोनों उस्ताद के पास पढ़कर मुझे मजीद मेरे अंदर जो है पंजाबी का शगफ पैदा हुआ और जिस हिसाब से चलता गया। और उसके बाद मैं फिर एक अदारा है टेप्टा का, उस वक्त तो नहीं था ये टेप्टा के तहवील में, और फिर मैंने वहां अपनी सर्विस का आगाज बतौर फार्मेसी टेक्नीशियन के किया। और क्योंकि मेरे घर के करीब था, मुझे कई जगह और भी मुलाजमतें मिली, लेकिन मैंने दूर जाना मुनासिब ना समझा, जिनमें इंग्लिश टीचर था एक, और मुझे इस तरह एक सुपरवाइजर के तौर पर मेरे आर्डर हुए। लेकिन मैंने ये कह लें किनायत पसंदी कह लें या कोई कह लें कि गफलत कहें, जो भी कहें मुकद्दर का कहें, बहरहाल मैं इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जो भी हुआ बेहतर होता है काम में। तो मैंने इस अदारे को ज्वाइन किया और यहीं से एक तवील अरसा 3 अशरों से ज़ायद मैंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। यहीं रहकर फिर मैंने अपने एमए सियासियात, एमए उर्दू, एमए इस्लामिक स्टडीज़ और मैंने फिर उसके बाद एमफिल उर्दू ज़ुबान व अदबियात, और बाद अज़ां मैंने लाहौर की एक यूनिवर्सिटी है फौजियों की अस्करी, लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी लाहौर BHS में है, वहाँ मैं गया। फिर वहाँ से मैंने PhD अपनी मुकम्मल की। इस तरह ये तालीमी और जो सफ़र है वो जारी रहा। तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह तबारक तआला की रहमतें हैं, जो भी उसने अता किया उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है। किसी ना होने का कोई कलक नहीं है, कोई दुख नहीं है। अल्लाह ताला ने हर लिहाज से पुरमुतमन, पुरसुकून, बाइज़्ज़त, बावक़ार ज़िंदगी से नवाजा है। मेरे दोस्त, मेरे सासा हैं, मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे घर वाले तमाम मोहब्बतें बांटते हैं, मोहब्बतें करते हैं। मैंने हमेशा मोहब्बतें बांटी हैं। प्रोफेसर रियाज अहमद कादरी जैसे, प्रोफेसर अखलाक हैदराबादी जैसे लोग, और इस तरह और दीगर जाहिद सरफराज जैसे, बशीर अहमद नदीम जैसे, ये मेरी ताकत हैं, ये मेरे कहने के रहनुमा हैं। इनसे मैं अपना पूछता हूँ, सीखता हूँ। तो मैं तो अपने आप को तिफले मकतब समझता हूँ। आपकी ये ज़र्रा नवाजी है कि आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए मुंतखब किया, वरना मैं इसे भी समझता अहल नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, ये उसके बाद फिर आपकी जो एमफिल की तालीम है, फिर PhD की तालीम, उस सफर की दास्तान भी सुनाइए। एमफिल जी मैंने यहाँ से, एमफिल से पहले मैं बीएड भी किया, मैंने सीटी भी किया। वाह वाह। सीटी में कोर्सेज बड़े किए, यहाँ लेकर बताने की जरूरत नहीं है। सीटी भी मैंने किया और अच्छे नंबरों से पास किया।
پھر میں نے بی ایڈ کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے. بڑا ٹرینڈ تھا اس وقت بی ایڈ کر لیں جی بی ایڈ کر لیں, مگر شاید کہیں محکمہ تعلیم میں کوئی ایسا لگ جائے نظام بدلے, لیکن نہیں قدر کو ہوا. لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جب میں نے ایم فل یہاں سے کیا اپنا رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس سے, تو پھر اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہوا. تو یہاں صورتحال یہ تھی کہ یہاں کلاسز ڈے کے وقت ہوتی تھی, صبح کے وقت, تو میں صبح کو کلاسیں لے نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے چاہیے تھا ویکنڈ پروگرام. تو ویکنڈ پروگرام لاہور میں ایک جاری ہوا تھا, تو میں نے جناب لاہور کے لیے اپنا رخت سور باندھ لیا اور وہاں جا کر یعنی گلے کا حصول تعلیم کے لیے ہاں جی لاہور کا رخ کر لیا. تو پھر میں نے جناب لاہور گیریزن یونیورسٹی سے اردو زبان و ادبیات میں پی ایچ ڈی کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ملا, میں سمجھتا ہوں کہ جو لکھنے کا فن ہے, جو لفظوں سے بازیگری, یہ لفظوں کا جو بھی ہے سے کھیلنا سارا دن, یہ وہ پی ایچ ڈی کا ہی تصدق ہے. اگر پیسے لگے ہیں تو کوئی نہیں, میں کسی سے لکھتا ہوں کہ اور کوئی نہیں لکھتا میرے فیملی میں, میرے عزیزوں میں اور کوئی نہیں لکھتا, وہ جن کے اوپر میں ہی لکھتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں جی میں نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا. میں نے ہمیشہ اپنے مضامین کے ذریعے, اپنی تحریر کے ذریعے, اپنی تقریر کے ذریعے لوگوں کو اپریشیٹ کیا ہے, لوگوں کو ہائی لائٹ کیا ہے, لوگوں میں محبتیں بانٹی ہیں. وہ لوگ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو عام لوگ نہیں کرتے. اور اردو ادب کی کہنے, پنجابی ادب کی خدمت کر رہے ہیں ہم پرورش لوہو قلم کرتے رہے. آپ کا پی ایچ ڈی کا ٹاپک کیا تھا, موضوع؟ میرا سر پی ایچ ڈی کا موضوع میرے اپنے ہی شہر سے وابستہ فیصل آباد کی ادبی تاریخ, جس میں فیصل آباد کی 100 سالہ تاریخ کا مجموعی طور پر احاطہ کیا گیا, جس میں تمام اصناف سخن, جس میں حمد, نعت, غزل, نظم, افسانہ, ڈرامہ, ناول, سفر نامہ, صحافت, کالم نگاری, تو اس طرح تمام جو بھی شعبہ جات ہیں اس کے اصناف سخن ہیں, اس پر میں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی ہے کہ کوئی پہلو تشنا نہ رہ جائے. اپنے طور پر پوری کوشش کی ہے. اس سے پہلے اس طرح کا کام پورے فیصل آباد میں کسی نے نہیں کیا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کام لینے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی کام لیا ہے فیصل آباد کے لیے. میں فیصل آباد کا فرزند ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد کے فرزند ہونے کے حوالے سے اللہ نے جو کام لیا ہے, مجھے اس پر بجا طور پر فخر ہے, اور یہ بھی میرے دوستوں کا تعاون ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کو زندگی میں کب یہ احساس ہوا کہ آپ شاعر ہیں یا ادیب ہیں یا لکھنے والے ہیں, یعنی قلم کب اٹھایا پہلی دفعہ؟ سر یہ تو میں نے بتایا کہ میرے والد صاحب جو ہیں نا جی, میں جب پڑھتا تھا اس وقت بھی ان کے ہاتھ میں قلم پینسل کے بغیر اردو گھر سے نہیں نکلتے تھے. بال پوائنٹ ہلکی سی ہوتی تھی, پیانو بریک سا لکھا ہوتا, بریک پینسل کلر بریک ہوتے, ان کے پاس وہ پینسلیں کان میں لٹکائے ہوتے تھے, انہوں نے لگائے. تو لکھنے کا بڑا شوق جنون کی حد تک تھا. کالم نگاری لکھ رہے ہیں, اخباروں کو پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں. میں ان کو دیکھ کے, کاربن کا دور تھا. تو پھر میرے تایا جی بھی شاعر تھے, شاہد احمد شاید کہ ہم اثر بھی تھے, ان کے دوست بھی بڑے قریبی رہے ہیں. تو ان کو دیکھا, ان کو سنا. پھر تایا جی جب میں تھوڑا سا کالج میں پڑھنا شروع کر دیا, وہ مجھے میرے ساتھ لینا, مجھے لے کر جانا شروع انہوں نے کر دیا. کبھی وہ مجھے جنڈیالہ شیر خان لے کر جا رہے ہیں, کبھی وہ کڑیال کلاں لے کر جا رہے ہیں, کبھی وہ چنیوڑ بلا شوق عرفانی کے بیٹھک میں لے کر جا رہے ہیں, تو کبھی وہ ادھر منصورہ اپنا افغان آباد میں اقبال فیصل آبادی, یا کسی ایک اور شاعر تھے ندیم باری کے ڈیرے پہ, اس طرح کئی جگہ کو ساتھ لے کر جاتے. تو یعنی ان کے ساتھ جا کر ان کی باتیں سن کر, ان کی باتیں سن کر پھر اس طرف میرا میلان جو ہے بڑھتا چلا گیا. تو سمجھ لیں کہ اسی وقت بھی میں نے کچا پکا لکھنا شروع کر دیا. تو مجموعی طور میں اس میں یہ ہے کہ جب میں نے کالج میں داخلہ لیا تو ادھر شوکت علی قمر صاحب جو ہمارے استاد تھے پنجابی کے, پروفیسر شوکت علی قمر صاحب کی کتاب آئی تھی اکھ دی پیڑ. تو اکھ دی پیڑ جب انہوں نے پہلی دفعہ آئی تو ہم ان کے اسٹوڈنٹ تھے, تو انہوں نے کہا بھی اس پہ لکھ کے لائیں سارے. تو میں بھی ایک نظم چھوٹی سی لکھ کے لایا شوکت علی قمر صاحب کی مدح سرائی میں, ان کی تعریف میں منظوم نظم. بڑے خوش ہوئے, تو بڑا بلے بلے کر دیا. اچھا دوسرا پھر انہوں نے کہا نظم پھر تھوڑی سی سنا. مگر جی ایک وہ پھر میں نے سنا دینی. تو اس طرح شوکت علی قمر صاحب سے بھی اور بہت زیادہ ہوتا گیا. اس طرح ادب اور ادیب سے دوستی بڑھتی چلی گئی. فیصل آباد کے ادیب حلقوں میں ایسا آج آپ پاکستان کے تقریباً تمام رسائل میں چھپ رہے ہیں,
कोई खास खास नाम लेंगे किन किन रसायल में? सर जी मैं बहुत छपा हूँ, लेकिन अब तो छपने का भी शौक खत्म हो चुका है। जी। मैं किसी रिसाले को कोई चीज नहीं भेजता कि अखबारों में बड़ा जाकर 3-3 मंजिलों पे जाकर प्रेस रिलीज या कॉलम लिख के जाकर दे के आना, दूसरे दिन अखबारों में तलाश करना, ये अब जब सारा जो है ना जी किस्सा परिना हो चुका है, और इसमें अब कोई तशनीगी भी नहीं है दोबारा किसी, क्योंकि जो भी चीज मैं कहता हूँ कुकानी है वो किताबी शक्ल में चुप करके काम करते जाएं। क्योंकि वो आप जो कह रहे हैं ना कि लेकिन मैंने पहले लिखारी में शुरू किया, लहरों में शुरू किया, लहरा में शुरू किया, लिखारी में शुरू किया, फिर इधर बरोले था उसमें शुरू किया, चानन रसाला था उसमें शुरू किया लिखा। इस तरह कई रसाले थे जिनमें यहाँ पे हमारे प्रोफेसर अखलाक हैदराबादी का संगत था, उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की और अपने पूरे पैनल में मेरा नाम भी लिखा उस वक्त। तो इस तरह मुझे मेरे दोस्त जो है मुझे लिखने के लिए आगे प्रेरते रहे। अखबार में अदबी सफा भी निकाले आपने? अखबार में मैंने जी 1996 में सफा निकाला गुलजार अदब के नाम से। मेरे वालिद ग्रामी हयात थे, बड़े खुश हुए देख के मेरा पेज कि भाई वाह मैंने तो गुलजार अदब गुलजार लगा दिया। तो ये जी हमारे मेरे मोहल्ला के थे चौधरी अब्दुल साहब, उनका अखबार था। बैठे बैठे एक दिन मैं डॉक्टर साहब के साथ काम करता था, तो उधर बैठे बैठे उन्होंने कहा यार तो बड़ा छपता है, तो मेरी अखबार में भी लिखा था। तो चौधरी अब्दुल साहब बड़े बाबू बहार शख्सियत के मालिक थे, तो उन्होंने मुझे फिर अपने अखबार में ये इधर स्टेशन के पास दफ्तर था उनका, तो वहां पर ये सिलसिला चल पड़ा जी। रोजाना जो है रोजा, कभी 15 रोजा मेरी अपनी बात होती थी, कभी 15 दिन बाद छपता था गुलजार अदब। फिर सूरत हाल अखबार थी, उसके अंदर खालिद महमूद साहब होते थे, वहां भी सांदल बार के नाम से कुछ सफे निकाले। इस तरह करके ये सिलसिला चलता रहा। अखबार के साथ साथ फिर आपकी किताबें छपनी भी शुरू हुई? कितनी किताबें छप चुकी हैं? किताबें जी कोई 6-7 किताबें जो हैं वो जो है ना जी मनसा शहूद पर आ चुकी हैं, जिनके नाम बता दें। जिनमें मेरे अफसाने की किताब थी, आज से 20-25 साल पहले छपी थी, सोचा भरन कलावे जी। इसमें पंजाबी कहानियां हैं, पंजाबी अफसाने, जिसको जनाब इलियास कोमन साहब ने अपने अदारे से शाया किया था। इसके बाद जी मैंने अपने ताया जी की किताब थी कंपाइल मैंने की थी, कुलियात नूर, वो भी गुलजार पब्लिकेशन मैंने अपना एक अदारा था उसके तहत शाया की। उसके बाद फिर जनाब गैर मुस्लिम शोरा का नातिया कलाम उर्दू में, उर्दू की तरफ मुझे अल्लाह ताला ने लगा दिया। नाते मैंने हिंदू सिख ईसाई गैर मुस्लिम शोरा का नातिया कलाम कंपाइल किया, ये भी लाहौर से हक पब्लिकेशन के अदारे ने शाया किया था, 450 सफ़हात पर थी। फिर इस तरह मैंने मकालाते सीरत नबी फखरे कायनात ये किताब तैयार की, वो छपी, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, बड़ा अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा, वही देने वाला इज्जतें। फिर इस तरह जमाने में चमका नाम है मोहम्मद शारा इसमा नबी है। इसके बाद गुलजार तकारीर है, तकरीरों पर मुश्तमिल है। फिर उर्दू अदब और उर्दू अदब की तहरीकें हैं। इस तरह ये अब किताब आ रही है इजहार नात, उर्दू नात के हवाले से है। मतलब इस तरह करके किताबें का सिलसिला जारी है। रेडियो पाकिस्तान के लिए भी आपकी बहुत सारी खिदमात हैं, आपने रेडियो के लिए बहुत सारे फीचर ड्रामे प्रोग्राम लिखे। सदी रेडियो में मैंने 2010 से शुरू किया बतौर एंकर, एक प्रोग्राम रेगुलर में हफ्तावार चलाता था रेडियो, उसका नाम FM था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM 94। तो वहाँ जो उसका नाम था धरती पांच दरियावां, क्योंकि पंजाबी को प्रमोट करता रहा हूँ मैं, तो पंजाबी के हवाले से हमारे जो प्रोड्यूसर वहाँ तो डायरेक्टर थे उसके FM के 94 के जनाब आसन सैयद साहब, उन्होंने मुझे कहा पंजाबी को प्रमोट करें। 3-4 प्रोग्राम और भी थे, लेकिन मेरा प्रोग्राम सबसे हिट था। तो ये प्रोग्राम को 10 साल चला FM 94 के ऊपर। तो मुआवजा नहीं, पैसे देते थे हमें, ठीक है, माकूल पैसे देते थे, यानी कि किराया मतलब निकल आता था आने जाने का, तो उस वक्त इतना ही बड़ा था जितना था। तो फिर इस तरह छोटा मोटा शौक उससे मैं तो अपना करता था, उसे पूरे कैमरे ले लिया, कभी कोई ले लिया, डिजिटल ले लिया कैमरा, इस तरह करके मानो वो देते थे, हौसला अफजाई करते थे। उसके बाद फिर आप जो है बाकी जो लोग हैं आपके, मतलब आपके ताया से चल उनके नाम पे आपने एक फोरम बनाया है। हाँ जी, नूर, उसके बारे में बताइए, इसके सरपरस्त कौन है आजकल? नूर कपूरथलवी अदबी फोरम जी, ये एक फोरम है क्योंकि ज़ाहिर है हमें दूसरे के फोरम जो है बनाए हुए उनसे हमने कोई प्रोग्राम हो तो सहारा लेना पड़ता है, हम अपने ही फोरम को इस्तेमाल करते हैं।
नूर कपूर सलमी जी क्योंकि मेरे बुजुर्ग भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, मैं समझ लें कि सब कुछ उनसे सीखा है, तो उनके नाम पर ही नूर कपूर सलमी अदबी फोरम, थिंकर्स फोरम भी मैं लिखता रहा हूँ एक, मतलब उनका वो भी मेरे पास इस तरह तो कहता पड़े हैं पैड छपे हुए। तो इस तरह नूर कपूर सलमी अदबी फोरम जो है, इसने अदब के लिए जहां तक भी है काम किया अपनी बसात के मुताबिक, और जितना हम खामोश रहकर काम करते हैं, हम जितना ज्यादा प्रोपेगेंडा नहीं करते। उनके बेटे जो हैं राणा इफ्तिखार अहमद साहब, वो समाजी हवाले से एक मोतबर हवाला रखते हैं, वो सनदकार हैं, लेकिन अपने बाप के नाम पर बेशुमार रफाई काम करते रहते हैं, क्योंकि वो इसकी तशहीर को भी ज्यादा पसंद नहीं करते। मैं फिर भी कभी ना कहीं तशहीर कर देता हूँ, लेकिन वो मुझे अक्सर मना करते हैं। तो इस हवाले से फैसलाबाद में जो 5-6 घराने हैं जो अपने बुजुर्गों को याद रखते हैं और उनके नाम पर कोई ना कोई काम करते हैं, उनमें नूर कपूर सलमी का नाम भी सर फहरिस्त है। डॉक्टर साहब, एक और आपका कारनामा जो बड़ा मशहूर है कि आप मरहूम शायर अदीबों को जिंदा करते हैं, उनके कालम, उनके एडिशन, उनकी कब्रों पर जाके फूल वगैरह डालना, गुलो गुलजार करना, इसके बारे में बताइए। ये जी तो बात यहाँ चलती है कि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमाने वाली शान है कि कब्रों पर जाओ तुम्हें अपनी मौत याद रहेगी। कि वालिदैन की कब्रों पर जाना तो और भी बायसे बरकत है, वो बहुत ही स्वाब रखता है। यानी अगर वालिदैन की कब्रें हैं, एक जिंदा उधर है, आप उनको छोड़कर वालिद की कब्र पर ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये, यानी कि तो मैं तो ये इस नजरिए से जाता हूँ दूसरों के, जब जाता हूँ कबूर के ऊपर लेजेंड के, मशाहिर के, वो ये नहीं मैं क्या उसकी जिंदगी में क्या उसका किरदार था ये नहीं, लेकिन उसकी जो इल्मी अदबी की काविशें हैं, वहां जाकर उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी तैयार करते हैं, और फिर वहाँ फूलों के चादर चढ़ाते हैं, फूल पेश करते हैं। तो जहां तक भी हो सकता है ये भी मुझे बस ऐसे मेरे शौक पैदा हो गया। और इस वक्त बेशुमार जो अदबी हैं फैसलाबाद में लोग, सब के तकरीबन मुझे लोग पूछते हैं कि यार फलां शायर की कब्र किस कब्रस्तान में होगी, किसकी फलां शायर की कब्र किधर है, तो वो मुझसे पूछ कर फिर जाते हैं। वो बात तो नक्शा भी पूछते हैं कैसे इन होना कब्रस्तान में किधर किधर है ये। तो इसलिए ये शौक जो है ये मुझे मिला, इससे भी मुझे मतलब तमानीत मिलती है, अपनी मौत याद रहती है। फिर अल्लाह के नबी का फरमान है कि इससे बहुत सवाब मिलता है, मरने वाले को भी स्वाब पहुंचता है। तो हम बड़े इखलास के साथ जाते हैं, ये कोई रियाकारी नहीं है, इसके अंदर कोई मलम्मा नहीं है, कोई ऐसा अपने आप को हाईलाइट करने वाली बात नहीं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो माइनस नेगेटिव जो गलत किस्म के कमेंट्स कर देते हैं हमारी पोस्टों पे, जिससे हमारी दिल शिकनी करने की पूरी वो कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उनकी इन बातों से कोई गर्ज नहीं है। हम अपना काम इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ करते रहते हैं। आपका फूलों के साथ इतना गहरा ताल्लुक है कि कोई भी शख्सियत किसी जगह से भी आती है तो उसका आप ही स्वागत करते हैं फूलों के हवाले से। फूल जी जो मुझे याद आ गई यहाँ बात, एक प्रोफेसर थे डॉक्टर एजाज फरूक अकरम, उन्होंने मेरे बारे में भी एक कॉलम लिख दिया ऐसे बैठे बैठे। मेरा उनके साथ इतना कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं था, लेकिन एक कलमी दोस्ती ज्यादा थी। तो उन्होंने लिखा कि डॉक्टर आप दूसरों के बारे में लिखता है तो अपने बारे में कभी भी इसने ख्वाहिश नहीं की, तमन्ना नहीं की कि मेरे बारे में कोई लिखे। लेकिन ये है कि ये शख्स एक फूल नहीं है, एक गुल नहीं, पूरा गुलजार है। एक गुल नहीं पूरा गुलजार है, इसके अंदर एक पूरा गुलजार है जो अपनी महक से अहले इल्म को, अहले अदब को जी मुअत्तर करता है। ये उनके जुमले मेरे लिए बड़े इजाज का बायस हैं। तो ये समझ लें कि ये नाम का कह लें कि नाम का असर जो है शख्सियत पर पड़ता है। हाँ जी, जिस तरह मेरी उन्नातों के हवाले से किसी ने बेदार सरमदी साहब ने लिखा है कि गुल इजहार अहमद, अहमद का इजहार करना, तो ये इसका नाम का है ही सा जो कि अहमद का इजहार करना, और वो भी इजहार अहमद का इजहार ना करे। तो इस तरह बाद नाम जो होते हैं वो शख्सियत के ऊपर वो अपना अक्स छोड़ते हैं। इस तरह मैं समझता हूँ कि अब आप नए लिखने वालों के लिए कोई पैगाम दें। नए लिखने वालों के लिए तो यही है जी कि अपना जो पहला काम है, अगर वो स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, तो वो पहले तालीम की तरफ फोकस करें अपने आप को। उसके बाद क्योंकि मैदान बड़ा पड़ा है, खामोशी के साथ, क्योंकि हमारी जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज हैं इसने हमारा क्रिएटिव काम जो है, तख्लीकी काम, उसको डैमेज कर दिया है। बड़े बड़े राइटर जो थे फेसबुक के ऊपर अपना वक्त किल करते हुए मैं रोजाना देखता हूँ। ना उनकी कोई तखलीक सामने आती है, ना उनका कोई होता है, एक दो आर्टिकल थोड़ा सा लिख दिया और
वो यानी सारा का सारा वक्त जो है फेसबुक की नजर का हम भी करते हैं, लेकिन हमने उसके साथ साथ अपना जो काम है वो भी साथ करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया को टाइम जरूर दें, लेकिन इतना भी नहीं कि आप गुम हो जाएं। आप अपना तख्लीकी काम किताबी सूरत में छोड़कर जाएं, और खा उसको किताब को पढ़े कोई या नहीं, लेकिन तारीख वो उसको हमेशा महफूज रखेगी और आने वाला वक्त आपके शानदार माजी के गवाह बनकर रहेगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी वक्त दिया। बहुत से सामीन, आज हफ्तावार अदबी प्रोग्राम तहकीक में आप समाअत फरमा रहे थे डॉक्टर इजहार अहमद गुलजार की गुफ्तगू। इसके साथ ही अपने मेजबान प्रोफेसर रियाज अहमद कादरी और प्रोड्यूसर इमरान हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे और नई शख्सियत के साथ गुफ्तगू करेंगे। अब आप समाअत फरमाएं एक गजल।